नमस्कार मित्रों, मैं जीएस चौहान एकलव्य शिक्षण संस्थान नगौद से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव आपकी उस मंतव्य को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करें जिस मंतव्य के साथ आपने इस गंतव्य का चुनाव किया है। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर एकलव्य शिक्षण संस्थान नगौद द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रश्न श्रृंखलाओं के आयोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप समझकर हल कर सकें, साथ ही साथ एक अच्छी समझ को विकसित कर सकें। यह प्रश्न श्रृंखला उन समस्त विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है जिन्होंने कहीं न कहीं से कभी न कभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ा है, तथा उन विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक लाभदायक है जिन्होंने इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है। हमारे इस प्रश्न श्रृंखला के आयोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि हम अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कराकर आगे बढ़ें। हमारा उद्देश्य यह है कि हम एक ही प्रश्न में आप तक वह समझ का विकास कर सकें, अर्थात एक ही प्रश्न में हम वह समझ विकसित कर सकें कि आप एक ही प्रश्न के माध्यम से 6 से 7 प्रश्नों को आसानी के साथ हल कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ एकलव्य शिक्षण संस्थान ने इन प्रश्न श्रृंखलाओं का आयोजन किया है। इस कड़ी में सबसे पहले मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लाया गया है। आइए इस संबंध में सर्वप्रथम प्रश्न को देखते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश इतिहास के संबंध में सबसे पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से तानसेन का संबंध कहाँ से था। निम्न में से तानसेन का संबंध कहाँ से था। आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। इन 10 सेकंड में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। मित्रों, आपसे एक अनुरोध है कि जब भी आप इन प्रश्न श्रृंखलाओं को देखें या पढ़ें तो एक कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी को आप नोट कर सकें और आगे उसको रिवाइज कर सकें। चलिए, आपके 10 सेकंड पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं कि आपने सही उत्तर का चुनाव कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ग्वालियर। हम उत्तर बताकर आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हम आपको तानसेन के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले तानसेन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक किया होगा कि तानसेन तो सुना सुना नाम है, कहीं अकबर के दरबार से संबंधित तो नहीं है। जी हाँ मित्रों, एकदम सही आपने सुना कि तानसेन का संबंध अकबर के दरबार से है। दूसरा, आपने फिर सोचा होगा अगर अकबर के दरबार से तो जाहिर सी बात है अकबर के नवरत्नों में से एक होगा। जी हाँ मित्रों, यह अकबर के नवरत्नों में से भी एक है। मित्रों, यह सामान्य जानकारी सभी को प्राप्त होती है कि तानसेन कौन थे, किन के दरबार से संबंधित थे। कतिपय लोगों को यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि तानसेन अकबर के दरबार से पहले किन के दरबार में थे, लेकिन कुछ ही लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि तानसेन का संबंध अकबर और रीवा से पहले किन के दरबार से था। आइए इसी संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में 1506 में, मृत्यु 1589 आगरा में। अर्थात जहाँ इनका जन्म हुआ वह 1506 का समय था, जब इनकी मृत्यु हुई ये 1589 का समय था। अब इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सभी के बचपन का नाम होता है, इसी प्रकार से इनके बचपन का नाम है रामतनु पांडे और तन्ना। आपको यह नाम अवश्य याद रखना है क्योंकि इन नामों को मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। अर्थात तानसेन के बचपन का नाम क्या है, रामतनु पांडे और तन्ना। अब तानसेन का जब नाम आता है तो आप सभी लोग समझते हैं, जानते हैं कि तानसेन कौन थे, संगीतकार थे, अर्थात संगीत से संबंधित थे। जी हाँ, तानसेन संगीत से संबंधित है। जब ये संगीत से संबंधित हैं तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त की होगी। जी हाँ, तो अब इनके गुरु कौन थे जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की,
तो इनके गुरु का नाम था हरिदास और मोहम्मद गौस। इनके गुरु का नाम क्या था? हरिदास और मोहम्मद गौस। अब मित्रों, जो ये मोहम्मद गौस थे तानसेन के गुरु, तानसेन इनको बहुत मानते थे, ठीक है ना। जब इनको बहुत मानते थे तो तानसेन ने अपनी इच्छा जाहिर की अकबर से कि जब भी मैं मरूं, जब भी मेरा देहावसान हो, अर्थात जब भी मेरी मृत्यु हो, तो कृपा करके आप मेरी समाधि मेरे गुरु मोहम्मद गौस के ही समीप बनाइएगा। अर्थात मोहम्मद गौस की समाधि ग्वालियर से थी, तो तानसेन ने यह अनुरोध किया कि उनकी भी समाधि ग्वालियर में मोहम्मद गौस के समीप ही बनाई जाए। यह गुरु और शिष्य के प्रगाढ़ प्रेम को प्रदर्शित करता है कि एक शिष्य अपने गुरु को कितना मानता था, कितना चाहता था कि वह अंतिम इच्छा में, अर्थात अंतिम इच्छा नहीं कहूँगा, उन्होंने अपनी इच्छा में यह जाहिर किया कि उनकी भी समाधि उनके गुरु के साथ बनाई जाए, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी, उन्हीं के साथ यह रहना चाहे मृत्यु के उपरांत भी। अर्थात यहाँ से प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गौस की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर। तानसेन की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर। उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों से आपको जानकारी प्राप्त हुई है अच्छी। अब देखते हैं तानसेन का संगीत घराना कौन सा है। जाहिर सी बात है, जब वो संगीतज्ञ थे तो किसी न किसी घराने से क्या रखते थे? संबंध रखते थे, ताल्लुक़ रखते थे। तो तानसेन का जो संगीत घराना था वह संगीत घराना हुसैनी था। कौन सा संगीत घराना था? हुसैनी। अब ये हुसैनी कौन है? तो हुसैनी जो हैं, ये हुसैनी इनकी पत्नी का नाम है। तानसेन की कौन थी? हुसैनी। तानसेन की पत्नी का नाम हुसैनी था। अर्थात तानसेन की पत्नी के नाम पर ही इनका घराना, संगीत घराना रखा गया हुसैनी। अब बात करते हैं कि तानसेन ने संगीत की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद सबसे पहले किसके दरबार में गए? तो तानसेन ने जब शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली तो सबसे पहले यह दौलत खां के दरबार में गए थे। अर्थात पूछा जाए कि अकबर से पहले किसके दरबार में थे? अकबर से पहले रीवा रियासत में थे, और रीवा रियासत से पहले कहाँ पे थे? रीवा रियासत से पहले दौलत खां के दरबार में थे। अर्थात दौलत खां ने सर्वप्रथम इन्हें क्या रखा था? अपने दरबार में रखा था, अर्थात इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। अब प्रश्न आता है कि तानसेन को सर्वप्रथम संरक्षण किसके दरबार में प्राप्त हुआ था? 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। दौलत खां, अकबर, रीवा रियासत के राजा रामचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपको टिक करना है दौलत खां पे। उम्मीद करते हैं आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी और आपने पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि रीवा रियासत, अर्थात जब दौलत खां के बाद तानसेन किसके रियासत में आए? तो दौलत खां के रियासत में सर्वप्रथम, अर्थात दौलत खां के दरबार में सर्वप्रथम तानसेन गए। तब तक इनका नाम तानसेन नहीं पड़ा था, तब तक इनको रामचंद्र, अर्थात रामचंद्र द्वारा तानसेन को उपाधि, मतलब कि रामतनु पांडे को उपाधि दी गई थी। किसकी? तानसेन की। अर्थात रीवा रियासत से पहले तानसेन को किस नाम से जाना जाता था? रामतनु या तन्ना के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन जब यह रीवा रियासत में पहुँचे तो रीवा के जो महाराजा थे, रीवा के महाराजा कौन? राजा रामचंद्र। रीवा के महाराजा राजा रामचंद्र द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई। अर्थात जब महाराजा या राजा रामचंद्र ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी, तब से रामतनु पांडे तानसेन हो गए। अर्थात दौलत खां के दरबार में इनको रामतनु पांडे के ही नाम से जाना जाता था। रीवा रियासत में आने के बाद रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि दी गई। अर्थात रीवा रियासत में आने के उपरांत इन्हें तानसेन के नाम से जाना जाने लगा। फिर रामचंद्र जो थे रीवा के महाराजा, इन्हीं के दरबार से अकबर, कौन? अकबर। अब आपकी स्ट्राइक किया होगा अकबर के दरबार में तानसेन कैसे पहुँचे? अब आप देख रहे होंगे कि राजा रामचंद्र के दरबार से ही अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया और इनको अपने नवरत्नों में शामिल किया। आपने एक कड़ी देखी
कि तानसेन संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सबसे पहले कहाँ गए? दौलत खां के, फिर रीवा, फिर अकबर, आखिरी में अकबर के दरबार में आए थे। आपने ये देखा। अर्थात आपको अगर कोई पूछे कि सबसे पहले तानसेन किसके दरबार में गए, सबसे पहले कहाँ पे गए थे, साथ में बोलिएगा। सबसे पहले दौलत खां के दरबार में गए, तद उपरांत ये रीवा रियासत में गए। रीवा रियासत के महाराज कौन थे? तो राजा रामचंद्र थे, जहाँ पे इन्हें तानसेन की उपाधि से नवाजा गया। फिर रीवा महाराजा रामचंद्र के दरबार से ही अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया। उम्मीद करते हैं कि इतनी जानकारी आपको उपलब्ध हो गई होगी, अर्थात इतनी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अब देखते हैं थोड़ा सा इनका परिवार। तो जो तानसेन थे, रामतनु पांडे, उनकी पत्नी जैसा कि हमने बोला हुसैनी थी। यहाँ पे आपको दो नाम दिख रहे हैं, एक प्रेम कुमारी, दूसरा हुसैनी। तो आप परेशान मत होइएगा कि इनकी दो पत्नी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी एक ही पत्नी थी। यह प्रेम कुमारी हिंदू नाम को प्रदर्शित करता है, हुसैनी मुस्लिम नाम को। यह क्या थी? हिंदू परिवार में थी और मुस्लिम परिवार ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए इनका नाम हुसैनी पड़ा। अब एक अच्छी बात बताता हूँ, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि एक ही प्रश्न के माध्यम से हम आपको कई प्रश्नों में समझ विकसित कर सकें, जिसे कहते हैं इंटरलिंकिंग स्टडी। अर्थात एक कड़ी से हम दूसरी कड़ी में कैसे जाते हैं, वह अभी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर तानसेन को पढ़ रहे हैं। तानसेन को पढ़ते पढ़ते हमने उनकी पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहीं से हम लोग थोड़ा सा तोमर वंश में आ गए हैं। कैसे? क्योंकि जो प्रेम कुमारी, तानसेन की पत्नी जो प्रेम कुमारी थी हुसैनी, वह राजा मान सिंह तोमर की प्रेमिका गुजरी रानी मृगनैनी की क्या थी? दासी थी। समझ में आई बात? जो रामतनु पांडे अर्थात तानसेन की पत्नी राजा मान सिंह तोमर की प्रेयसी यानी प्रेमिका गुजरी रानी मृगनैनी की क्या थी? दासी थी। आप समझ में आया हमने क्यों कहा था कि हमें इंटरलिंकिंग स्टडी करनी है, और एक ही प्रश्न से हम आपको वह पर्याप्त प्रश्नों में समझ विकसित कराने में सहायता प्रदान करेंगे कि आप एक ही प्रश्न की मदद से कई प्रश्नों को हल कर सकें, जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण या सबसे अच्छा उदाहरण यह रहा। अब देखिए, थोड़ा सा और देखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे प्रश्न पूछता है कि मान सिंह महल किसने बनवाया, कि मान महल किसने बनवाया, गुजरी महल का निर्माण किसने किया, ग्वालियर के इतिहास को स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो यह सब मान सिंह तोमर अर्थात मान सिंह तोमर ने मान महल, गुजरी महल का निर्माण कराया, और इन्हीं मान सिंह तोमर के शासनकाल को ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपने तानसेन के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और आपसे अनुरोध है कि जब भी आप स्टडी करने बैठें तो पेपर और पेन अथवा कापी और पेन लेकर बैठें, और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार इन समस्त बिंदुओं पर नज़र दौड़ाएं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से किसका संबंध रामायण काल से है? निम्न में से किसका संबंध रामायण काल से है? कहाँ? रामायण काल से बताया जाता है। आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। 10 सेकंड में आप इन विकल्पों पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। आइए मित्रों, देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बांधवगढ़ दुर्ग। अब यहाँ पे बांधवगढ़ दुर्ग, यहाँ पे बांधवगढ़ शब्द सुनते ही आपके दिमाग में यह याद आया होगा, यार हमने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा हुआ है और यहाँ पे बांधवगढ़ दुर्ग दिया हुआ है। जी हाँ मित्रों, अगर आप यह सोच रहे हैं तो आपकी सोच एकदम सही है।
यह जो दुर्ग है ना बांधवगढ़ दुर्ग, यह बांधवगढ़ दुर्ग जो है इसी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसी राष्ट्रीय उद्यान में ही यह दुर्ग है। अब बात यह आती है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये भी तो बता दीजिए। आपने तो यह बता दिया कि बांधवगढ़ दुर्ग कहाँ है, आप ये भी तो बताइए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो बता रहे हैं, इतनी जल्दी होने की ज़रूरत नहीं है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इस दुर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं। देखिए मित्रों, देख सकते हैं आप कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य में। बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, उमरिया। अब देखिए प्रश्न बनता है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, अर्थात किस जिले में स्थित है। 3 जिले दे देगा, सीधी दे देगा, पन्ना दे देगा, उमरिया दे देगा, डिंडोरी दे देगा। तो आपको सही समय सही प्रश्नों का सही विकल्पों का चुनाव करना होगा। तो इसमें से सही विकल्प उमरिया है। अर्थात देखिए हम पढ़ रहे हैं बांधवगढ़ दुर्ग और आपको बता भी रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, बांधवगढ़ अभ्यारण्य। साथ ही साथ यह बता रहे हैं कि इस प्रकार का प्रश्न अगर कभी पूछता है तो आपको कौन सा सही उत्तर चुनना है। देखिए इसे कहते हैं इंटरलिंकिंग स्टडी। यदि मैं चाहता तो इसका सही उत्तर बता के अगले प्रश्न पे चला जाता, मेरा कुछ नहीं जाता, और आप भी रट्टा मार ही लेते हैं, किसी प्रकार से रट कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हमारे संस्थान का मंतव्य यह कदापि नहीं है कि हम आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कराकर आगे बढ़ें। हमने बताया कि हम एक ही प्रश्न में वह विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता प्रदान करें। आइए देखते हैं प्रश्न की उत्तर की ओर। बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, बांधवगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य में। यह कहाँ है, उमरिया में। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए बांधवगढ़ दुर्ग हमने बताया कि बांधवगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ, उमरिया। अब इसी का अगला प्रश्न यह पूछता है हमेशा पेपर में कि भाई का किला, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। भाई का किला कहाँ है, या फिर भाई का किला के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। देखिए ये जो भाई का किला है उसे ही बांधवगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अर्थात बांधवगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम भाई का किला है ना। मज़ेदार बात कि बांधवगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम क्या है, भाई का किला। अब देखिए भाई का किला कहाँ स्थित है, तो भाई साहब भाई का किला उमरिया में स्थित है। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों को यह भूल जाएगा कि कैसे याद रखें। तो देखिए यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर मूर्ति पाई जाती है सीता माता की, अर्थात राम सीता की मूर्ति पाई जाती है। ठीक है ना। राम सीता के साथ हमेशा किसका नाम आता है, लक्ष्मण का। ठीक है ना। तो यह दोनों याद रखना कि जहाँ पे राम सीता का नाम वहाँ पे लक्ष्मण का भी नाम। और रामायण काल से किस दुर्ग का संबंध है, बांधवगढ़ दुर्ग का। तो लाजमी सी बात है जब इसका संबंध बांधवगढ़ दुर्ग से है तो इसे ही भाई का किला कहा जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इस दुर्ग में विष्णु की 12 अवतार, अर्थात विष्णु के जो 12 अवतार उनसे संबंधित मूर्तियां हैं। दूसरी तरफ माता सीता की मूर्ति भी इस किले में स्थापित है। तीसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह पूछी जाती है कि बांधवगढ़ दुर्ग में भगवान विष्णु की प्रतिमा किस अवस्था में है, अर्थात भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है किस अवस्था में विराजमान है। तो यह शयनावस्था में क्या है, विराजमान है। शयनावस्था का मतलब होता होगा, आपने देखा होगा कि क्षीर सागर अर्थात जहाँ पे शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं, अर्थात लेटे अवस्था में भगवान विष्णु है ना, वही शयनावस्था अर्थात सोए हुए अवस्था में। तो उस अवस्था में मूर्ति कहाँ पे मतलब स्थित है, बांधवगढ़ दुर्ग में। देखिए अब भगवान जो विष्णु है उनके चरणों से एक नदी निकलती है। किसके चरणों से, भगवान विष्णु के चरणों से एक नदी निकलती है। उस नदी को क्या कहते हैं, चरण गंगा। अब याद नहीं आएगा कि चरण गंगा नदी कहाँ से निकलती है,
तो याद करने का सिंपल सा अर्थ है, भगवान विष्णु की प्रतिमा जहाँ लेटे हुई अवस्था में अर्थात शयनावस्था में होगी, वहीं पे उनके चरण होंगे, उनके चरण से एक गंगा निकलेगी जिसे चरण गंगा कहते हैं। अब याद नहीं आएगा कहाँ किस जिले में है, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा कहाँ पे शयन